अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं साजिद इनामदार आप तमाम का हमारे इस यूट्यूब चैनल में दिली खैर मकदम करता हूँ। तो आज हम जमात हफ्तम साइंस का 10वां बाब अज़ुयों में तनफ़ुस रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज़म्स, इस सबक का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां जाकर के आप इस सबक का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। तो पिछला जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि हम तनफ़ुस क्यों करते हैं, वाई डू वी रेस्पायर, इस सवाल का जवाब हमने पिछले वीडियो में देखा। इसी तरह से जो हवाई तनफ़ुस है और गैर हवाई तनफ़ुस में क्या फ़र्क है, ये तमाम चीज़ें भी हमने देखा। तो आज उसी सिलसिले को जारी रखते हुए तनफ़ुस का जो सबक है उसी को हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला उन्वान है, हम सांस किस तरह लेते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ। तो सांस लेने का किस तरह से हम सांस लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो तनफ़ुसी निज़ाम है उसके खाके को हम एक नज़र डालेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तनफ़ुस इंसानी निज़ाम तनफ़ुस का खाका है। उसके जो आज़ा के नाम भी हैं यहाँ पर, ये नसल पैसेज, अनफी रास्ता, ये नाक से होते हुए जो अंदरूनी हिस्सा है उसको हम अनफी रास्ता कहते हैं। इसी तरह से ये जोफ दहन है, ये हमारे मुंह का अंदरूनी हिस्सा जिसको जोफ दहन या ओरल कैविटी कहते हैं। इसी तरह से ये हलकुम या हलक, इसी तरह से ये ट्रैकिया है, फेफड़े हैं, पसलियां यानी रिब्स, और इसी तरह से पर्दा शिकम या डायफ्राम। तो इस तरह से ये तनफ़ुसी निज़ाम का एक खाका है। ठीक है, तो हम सांस किस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो हवा है कहाँ से लेते हैं, नथनों के ज़रिए, नाक के जो नथने हैं उसके ज़रिए हम जो ऑक्सीजन से भरी हुई हवा को अंदर खींचते हैं, इनहेल करते हैं। तो ये हवा हमारे नथनों से होते हुए कहाँ पर आती है, जोफ अनफी में, नसल पैसेज में आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, नसल पैसेज में आ जाती है। यहाँ से ये हवा हलक से होते हुए कहाँ पर आती है, विंड पाइप, हवाई नाली में आ जाती है, ये हवाई नाली है। तो हलक के बाद यहाँ पर दो रास्ते होते हैं, एक विंड पाइप होता है, दूसरा फूड पाइप, यानी ग़िज़ा की नाली अलग होती है और हवाई नाली अलग होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन से भरी हुई हवा अनफी रास्ते से होते हुए कहाँ पर आती है, हवाई नाली में, विंड पाइप में आ जाती है। और यहाँ से ट्रैकिया से क्या होता है, यहाँ पर दो रास्ते बनते हैं, यानी हवा दोनों फेफड़ों में बंट जाती है, दोनों फेफड़ों में ये चली जाती है। तो विंड पाइप से होते हुए हवा कहाँ पर पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचती है। अब ये जो फेफड़े होते हैं कहाँ पर होते हैं, अब ये फेफड़े कहाँ होते हैं, जोफ सदर, सदर यानी सीना, सीने के जोफ में ये फेफड़े होते हैं। और ये जोफ क्या है, अतराफ में किससे घिरा होता है, पसलियों से। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, पसलियां, रिब्स। तो जोफ किससे घिरा हुआ है, यानी जो फेफड़े हैं ये पसलियों से घिरे हुए हैं। और एक बड़ी उजलाती शीट जिसको पर्दाए शिकम कहते हैं, ये जोफ सदर का फर्श बनाती है। ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये जोफ सदर का फर्श है जिसको हम पर्दाए शिकम या डायफ्राम कहते हैं। ये पूरी तरह से ये जोफ सदर है। जोफ सदर के अंदर फेफड़े हैं और फेफड़े जोफ जो है पसलियों के पिंजरे से घिरा हुआ है, यानी ये रिब केज में फेफड़े जो है इसको हम रिब केज भी कहते हैं, रिब केज यानी पसलियों का पिंजरा। तो पसलियों के पिंजरे में क्या है, फेफड़े महफूज रहते हैं। और इस जोफ सदर का जो फर्श है
जो फर्श है उसको हम क्या है, डायफ्राम कहते हैं। ये उजलाती शीट है। किससे बना होता है? एक बड़ी उजलाती शीट होती है जिसको डायफ्राम या पर्दा शिकम कहते हैं, जो जोफ सदर का फर्श बनाती है। अब सांस लेने में ये पसलियों और जोफ सदर दोनों की हरकत शामिल होती है। तो जब हम सांस लेते हैं इसमें किसकी हरकत शामिल होती है? एक तो पसलियों की हरकत और दूसरा पर्दा शिकम। तो इन दोनों की हरकत सांस लेने में क्या है, शामिल होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि किस तरह से ये पसलियों और पर्दा शिकम की हरकत होती है। आगे हम देखेंगे। तो हम सांस लेने के मैकेनिज्म को एक सादे मॉडल से समझते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो है, देखिए यहाँ पर सांस अंदर खींचना, तो बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं। तो जब हम सांस को अंदर खींच रहे होते हैं तो पसलियां क्या है, बाहर की तरफ हरकत करती हैं। पसलियां किधर हरकत करती हैं? बाहर की तरफ हरकत करती हैं। और जो ये पर्दा शिकम है, जो जोफ सदर का फर्श है, वो क्या है, डायफ्राम क्या है, नीचे की तरफ हरकत करता है। डायफ्राम कहाँ पर हरकत करता है? नीचे की तरफ हरकत करता है। जब हम हवा अंदर खींच रहे होते हैं तो पसलियां ऊपरी और बैरूनी तरफ को हरकत करती हैं और डायफ्राम नीचे को जाता है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ हरकत करती हैं और ये डायफ्राम जो है नीचे की तरफ हरकत करता है। इससे क्या होता है, इस हरकत से हमारे जोफ सदर में खला बढ़ जाता है, यानी जो अंदर क्या होता है, स्पेस बढ़ जाता है, खला बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों की तरफ हरकत करती है। तो यहाँ पर जब पसलियां बाहर आ जाती हैं, पर्दा शिकम डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो अंदर स्पेस बढ़ जाता है, तो हवा फेफड़ों की तरफ चली आती है और फेफड़े जो है हवा से भर जाते हैं। इस हरकत को आप महसूस भी कर सकते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हमारा सीना फूला हुआ होता है, क्योंकि पसलियां बाहर की तरफ हरकत करती हैं, जिससे हमारे फेफड़े में जो सदर में क्या है, खला बढ़ जाता है और हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं। इसके बाद जब सांस को हमने अंदर लिया, अब नेक्स्ट जो दूसरा अमल होता है, जब हम हवा बाहर निकल रही होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा बाहर की तरफ निकल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो पसलियां नीचे की तरफ, नीचे और अंदर की तरफ क्या करती हैं, हरकत करती हैं, और जो डायफ्राम है वापस अपनी जगह पर चला जाता है। यहाँ पर वो नीचे को आ रहा था जब हम सांस अंदर ले रहे थे, जब सांस बाहर खारिज हो रही है तो ये डायफ्राम वापस अपनी जो असल पोजीशन है, अपने असल मुकाम पर चला जाता है। तो सांस बाहर निकालते वक्त पसलियां नीचे और अंदर की तरफ हरकत करती हैं, जबकि डायफ्राम अपने असल मुकाम की तरफ हरकत करता है। इससे जोफ सदर का साइज कम हो जाता है। तो पसलियां अंदर की तरफ आने की वजह से और डायफ्राम अपने असल मुकाम पर आने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जोफ सदर का जो साइज है वो क्या होता है, कम हो जाता है और फेफड़ों से जो हवा बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से पसलियां और जो डायफ्राम की हरकत क्या है, सांस को लेने और छोड़ने में मदद करती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करती है। तो इसको एक आसान मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो डायफ्राम की हरकत है उसको एक आसान मॉडल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो प्लास्टिक की बोतल और गुब्बारों से बनाया हुआ मॉडल है, उसका एक वीडियो हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नीचे है ये पर्दा शिकम है, जब वो बाहर की नीचे की तरफ आ रहा है तो फेफड़ों में हवा भर रही है और ये वापस अपने मुकाम पर जा रहा है तो फेफड़ों से हवा खाली हो रही है। तो एक छोटे मॉडल से भी हम
डायफ्राम की हरकत को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। इस सिगरेट नोशी से कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। बीड़ी सिगरेट वगैरह से बचना जरूरी है। और एक चीज जो यहाँ पर हमारे चारों तरफ हवा है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के गैर जरूरी ज़रात जैसे धुआं, गर्द व गुबार, ज़ेरा दाने वगैरह होते हैं। जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये ज़रात इस हवा में फंस जाते हैं जो अनफी जोफ में मौजूद होती है। तो हवा में बहुत सारे गैर ज़रूरी ज़रात होते हैं। तो जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये हमारे अनफी जोफ यानी नाक के अंदर क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये यहाँ जोफ अनफी जोफ से गुजरते हैं। वैसे तो ये अनफी जोफ में ही फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये अनफी जोफ में मौजूद हवा से गुजर जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जोफ के अस्तर में जलन या सरसराहट महसूस होती है और इसी का नतीजा होता है कि हमें छींक आती है। छींक इन खारिजी ज़र्रात को इस हवा से बाहर फेंक देती हैं जो हमने सांस के जरिए अंदर खींची है, और फिर इस तरह गर्द से पाक साफ हवा जिस्म में दाखिल हो जाती है। तो एक पूरी तरह से हमारे पास नाक में एक सिस्टम है कि हवा में जो भी गंदगी मौजूद है वो नाक के अंदर ही यानी अनफी जोफ में ही फंस जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो गर्द वगैरह है अनफी जोफ से होकर के अंदर जाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर जोफ के जो अस्तर में वहाँ पर जलन या सरसराहट महसूस होती है और हमें छींक आती है। और छींक से हम क्या करते हैं, वो जो हवा में गैर ज़रूरी ज़र्रात हमारे जिस्म में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे हवा के ज़रिए, तो छींक के ज़रिए वो तमाम चीज़ें बाहर फेंक दी जाती हैं और हम क्या है, पाक व साफ हवा हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है। तो इसलिए हमें क्या एहतियात बरतना चाहिए कि जब हमें छींक आती है तो हमें ढक लेना चाहिए, अपने हाथ से या किसी रुमाल वगैरह से अपनी नाक को ढक लेना चाहिए ताकि ये जो गैर ज़रूरी ज़र्रात हवा में फैल करके दूसरों के जिस्म में दाखिल ना हो पाए। इसीलिए जब भी छींक आती है तो हमें अपनी नाक को रुमाल वगैरह से ढक लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, हम सांस में क्या चीज बाहर निकालते हैं? व्हाट डू वी ब्रीथ आउट? तो चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। जो हवा हम सांस के जरिए अंदर खींचते हैं या बाहर निकालते हैं वो गैसों का आमीज़ा है। तो हमने ये पढ़ा है, ये सुना है कि जो भी हवा हम अंदर ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं वो गैसों का आमीज़ा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो फिर क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं या इसके साथ दीगर गैसों का आमीज़ा भी होता है? मगर फिर भी हमारे जहन में एक सवाल आ रहा है कि क्या हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं या इसके साथ दीगर गैसें भी होती हैं? तो और इसी तरह से जब हम किसी शीशे पर सांस को छोड़ते हैं तो वहां पर शीशे पर पानी की बूंदें एक नमी आईने पर हमें नजर आती है। तो ये जो पानी की बूंदें हैं, ये नमी हमारी सांस में कहां से आई? ये भी एक सवाल है। तो चलिए अब उसका जवाब हम देखते हैं। जब हम एक आसान सा तजुर्बा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूने का पानी है और स्ट्रॉ के जरिए हम उस चूने के पानी में सांस को छोड़ रहे हैं। ये तजुर्बा आपने पिछली जमातों में भी किया होगा। तो आप देखते हैं कि ये चूने के पानी का रंग बदल जाता है, दूधिया बन जाता है। ये दूधिया किस वजह से बना? तो यहाँ पर जो चूने का पानी होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। जब हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फूंकते हैं तो वो किस में तब्दील हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट में बन जाता है, जिसकी वजह से चूने का पानी क्या नजर आता है? हमें दूधिया नजर आता है। तो इससे, इस तजुर्बे से एक चीज साबित होती है कि
हमारी छोड़ी हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार होती है। एक चीज तो हमें मालूम है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा दूसरी चीजें भी हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं? चलिए देखते हैं। तो सांस के जरिए अंदर खींची गई हवा और बाहर छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फीसद। तो ये अंदर खींची गई हवा इनहेल्ड एयर, तो उसमें ऑक्सीजन का जो फीसद होता है 21% उसमें ऑक्सीजन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें होती है, मगर उसका फीसद कितना है? 0.04%। अंदर ली हुई हवा में ऑक्सीजन का फीसद कितना है? 21%। तो अंदर ली गई हवा इनहेल्ड एयर में, जो अंदर ली हुई हवा एक गैसों का आमीजा है, उसमें कौन कौन सी चीजें होते हैं? सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? उसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन का फीसद 21 होता है, दीगर गैसें भी उसमें होती हैं 1%, आर्गन 1% और कार्बन डाइऑक्साइड का फीसद 0.04%। ये अंदर ली हुई हवा है, इसमें ऑक्सीजन का फीसद कितना है? 21 है। इसी तरह से बाहर निकाली गई हवा एक्सहेल्ड एयर जो है उसमें ऑक्सीजन का फीसद 16.4 है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फीसद है यहाँ पर ज्यादा है, 4.4%। तो बाहर निकाली गई हवा एक्सहेल्ड एयर में ये भी क्या है? गैसों का आमीजा है। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर नहीं निकालते, बल्कि बाहर निकाली हुई हवा भी गैसों का मजमुआ या गैसों का आमीजा होती है। इसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन भी इसमें होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन का फीसद 16.4 है, दीगर गैसें 1%, आर्गन 1% और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर 4.4%। तो अंदर ली हुई हवा में ऑक्सीजन का फीसद ज्यादा होता है और बाहर निकाली हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का फीसद ज्यादा होता है। मगर जो हवा हम अंदर ले रहे हैं वो भी गैसों का आमीजा है और जो हवा हम बाहर निकाल रहे हैं वो भी गैसों का आमीजा है। ये तमाम गैसें बाहर निकाली हुई हवा में मौजूद होती हैं और ये तमाम गैसें अंदर ली हुई हवा में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेते और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालते, अंदर हमें ये तमाम गैसों का आमीजा लेते हैं, मगर इसमें ऑक्सीजन का फीसद ज्यादा होता है और हम बाहर जो गैसें जो बाहर हम हवा छोड़ते हैं उसमें ये तमाम गैसें होती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज है दूसरे जानवरों में सांस लेने का अमल। तो अब तक हमने इंसान में सांस लेने का अमल देखा, अब हम जो दूसरे जानवर हैं उनमें सांस लेने का अमल किस तरह से होता है देखेंगे। सबसे पहले तलचटा कॉकरोच, जिसे हम झींगर भी कहते हैं, तो ये कॉकरोच का एक शक्ल है, उसका तनफुसी निज़ाम के बारे में बताने वाला एक खाका है। तो ट्रैकियल निज़ाम देखेंगे क्या है ये। तो कॉकरोच के जिस्म के अतराफ छोटे छोटे दहाने होते हैं, इन दहानों को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। तो कॉकरोच के जो जिस्म के अतराफ क्या होते हैं? छोटे छोटे दहाने, छोटे छोटे सुराख होते हैं, उन सुराखों को, उन दहानों को क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? हशरात में गैस के तबादले के लिए हवाई ट्यूबों का एक जाल होता है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हशरात होते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, तो इनमें क्या है? गैसों के तबादले के लिए क्या होते हैं? हवाई ट्यूबों का एक जाल होता है, ट्यूब्स का एक जाल होता है और इस ट्यूब्स के जाल को हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इनके जिस्म के तरफ सुराख होते हैं, दहाने होते हैं, उनको स्पाइरेकल कहते हैं और इनके अंदर गैसों का तबादले के लिए ट्यूब्स का एक जाल होता है जिसको ट्रैकिया कहते हैं। अब क्या होता है? ऑक्सीजन से मालामाल हवा स्पाइरेकल से गुजरकर ट्रैकिया की तरफ हरकत करती है
और जिस्म के बाफ्तों यानी टिश्यूज में नफूज करती है और जिस्म के हर खुलिये में पहुंच जाती है। तो जो दहाने थे, सुराख यानी स्पायरेकल के जरिए ऑक्सीजन से भरी हुई हवा कहाँ पर आती है? ट्रैकिया में आती है। जो हवाई ट्यूब्स में हवा आ जाती है, आ जाने के बाद यहाँ से क्या होती है? जिस्म के बाफ्तों में नफूज करती है, यानी जो जिस्म के टिश्यूज हैं, बाफ्ते हैं, वहां पर ये हवा नफूज कर जाती है, उसमें दाखिल हो जाती है। बाफ्तों में हवा दाखिल होने के बाद में यहाँ से जिस्म के हर खुलिये में ऑक्सीजन से माला माल हवा पहुंच जाती है। अब इसके बाद क्या है? इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड खुलियों से ट्रैकिया में जाती है और स्पायरेकल के जरिए बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर हवा जिसमें दाखिल हुई, अब बाहर किस तरह से खारिज होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड खुलियों से कहाँ पर आती है? ट्रैकिया में आती है। खुलियों से ट्रैकिया में, यानी जो हवाई ट्यूब्स उसमें आ जाती है और स्पायरेकल के जरिए बाहर निकल जाती है। तो ये ऑक्सीजन जिस्म में दाखिल हो रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से बाहर खारिज हो रही है। खुलियों से ट्रैकिया में आती है और ट्रैकिया से स्पायरेकल के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाती है। ट्रैकियल निज़ाम सिर्फ हशरात में होता है, यानी जो ट्रैकियल निज़ाम है, हवाई ट्यूबों का जो निज़ाम है, ये सिर्फ हशरात में होता है। इसके अलावा दीगर अज़ुयों में ये ट्रैकियल निज़ाम नहीं पाया जाता। ठीक है। नेक्स्ट, केचवे, अर्थवर्म्स। तो इनमें तनफुस किस तरह से होता है? तो केचवे अपनी खाल के जरिए सांस लेते हैं। तो ये अपनी जो खाल है, उनकी जो जिल्द है, उसके जरिए क्या है? सांस लेते हैं। केचवे की खाल को छुए तो वो नम और चिकनी महसूस होगी। अगर आप केचवे को पकड़ेंगे तो आपको गीला महसूस होगा, क्योंकि केचवे की जो खाल होती है वो नम और चिकनी होती है। तो इनसे गैस आसानी से गुजर सकती है। तो केचवे की खाल नम और चिकनी होने की वजह से इनसे गैस आसानी से गुजर सकती है, यानी खाल के जरिए गैस जिस्म के अंदर दाखिल होती है, गैसों का तबादला होता है अमले नफूस के जरिए। इसी तरह से मेंढक में भी क्या है? मेंढक की जो खाल होती है, उसकी जो जिल्द होती है, वो भी नम होती है और वो मेंढक भी क्या है? अपने जिल्द के जरिए भी क्या है? सांस लेती है। हालांकि मेंढक में इंसानों की तरह फेफड़े भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंढक एक जल थलिया है, यानी जमीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है। जब मेंढक जमीन पर होता है तो वो अपने फेफड़ों के जरिए सांस लेता है और जब वो पानी में चला जाता है तो अपनी खाल के जरिए वो सांस लेता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, टीवी प्रोग्रामों में बुजू ने ये देखा कि वेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आ जाती हैं। कभी कभी ऊपर की तरफ हरकत करते हुए वो पानी का फव्वारा सा छोड़ती हैं। वो ऐसा क्यों करती हैं? यानी वेल और डॉल्फिन जब पानी की सतह पर आते हैं तो कभी कभी ऐसा नजर आता है कि वो पानी का फव्वारा छोड़ते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ये वेल पानी की सतह पर आकर के पानी का फव्वारा छोड़ती हुई एक तस्वीर है। ये ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। तो वेल और डॉल्फिन के नथने इनके सरों के ऊपर वाक़या होते हैं, जिन्हें ब्लो होल कहते हैं। तो उनके जो नाक के नथने होते हैं उनके सर के ऊपर होते हैं। उन नथनों को क्या कहते हैं? ब्लो होल कहते हैं। लिहाजा वो इन ब्लो होल्स के जरिए सांस खारिज करते हैं और सांस लेते हैं। तो ब्लो होल के जरिए क्या करते हैं? वो सांस को लेते हैं और सांस को खारिज करते हैं। ये एक बात आप ध्यान में रखिए कि डॉल्फिन और जो वेल होते हैं इनमें फेफड़े होते हैं, इनमें गलफड़े नहीं होते बल्कि इनमें फेफड़े होते हैं। ये हवा से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके तनफ्फुस करते हैं, इसीलिए इनके नथने जो हैं सर के ऊपर होते हैं।
अब क्या होता है, लिहाजा इनका सांस खारिज करना पानी के चश्मे को जारी करने की तरह लगता है। जब वो पानी की सतह पर आकर के सांस को खारिज करते रहते हैं, हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा को जब बाहर खारिज करते हैं तो वो चश्मे की तरह या फव्वारे की तरह नजर आने लगता है। तो जब वो सांस को बाहर खारिज करते हैं तो पानी का जो फव्वारे की तरह वो नजर आता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, पानी के नीचे सांस लेना, ब्रीदिंग अंडर वाटर। तो ब्लू वेल हैं और जो डॉल्फिन है वो पानी के सतह के ऊपर आकर के सांस लेते हैं। चंद जानदार जिनमें मछलियां हैं ये पानी के नीचे रह करके सांस लेते हैं। तो मछली में क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, तो जिनकी मदद से वो पानी के अंदर रह करके पानी में हलशुदा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या है, तनफ्फुस करते हैं। तो मछलियां गलफड़ों की मदद से पानी में हलशुदा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं। गलफड़े जो हैं दरअसल क्या है, खाल के उभरे हुए हिस्से या छज्जे होते हैं। ये खाल के ही उभरे हुए हिस्से या छज्जे होते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा कि सांस लेने में गलफड़े किस तरह मददगार हो सकते हैं। तो गलफड़ों में क्या है, खून की नालियां होती हैं जिनसे गैसों का तबादला होता है। तो इन गलफड़ों के अंदर क्या होती हैं, खून की नालियां होती हैं। तो यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला होता है। ऑक्सीजन को जज्ब कर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो मछलियों में क्या होता है, ये मुंह के जरिए पानी अंदर लेते हैं और ये पानी यहाँ से होकर के ये बाहर खारिज कर देते हैं। यहाँ पर इनका हिस्सा क्या रहता है, खुला रहता है, ओपन रहता है। पानी मुंह के अंदर लेते हैं मछलियां, और वो पानी गलफड़ों के ऊपर से होकर के गुजरता है और यहाँ से बाहर खारिज होता है। तो जब पानी गलफड़ों के ऊपर से गुजरता होता है तो उसी दौरान गलफड़े क्या करते हैं, पानी में हलशुदा ऑक्सीजन को जज्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इस तरह से मछलियों में तनफ्फुस होता है। अब नेक्स्ट, क्या पौधों में भी तनफ्फुस होता है? डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर? पौधे भी जानदार हैं। जानदारों की खुसूसियात में से है कि वो तनफ्फुस करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि पौधे भी तनफ्फुस करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पौधे हवा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो पौधे भी हवा से तनफ्फुस में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ ये भी क्लियर कर लेना चाहिए कि पौधे जो ज़ियाई तालीफ के दौरान, ग़िज़ा तैयार करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन गैस को खारिज करते हैं। मगर जब तनफ्फुस वो करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हवा से ऑक्सीजन को हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। खुलियों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ने के लिए ऐसे ही होता है जैसे दूसरे अज़ुयों में। तो जिस तरह से इंसान और दूसरे अज़ुयों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस लिए होता है, ग्लूकोज को तोड़ने में। ऑक्सीजन का इस्तेमाल किसके लिए होता है, ग्लूकोज को तोड़ने में। ऑक्सीजन का इस्तेमाल, ग्लूकोज को किस में तोड़ा जाता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दूसरे अज़ुयों की तरह पौधों में भी क्या है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है ग्लूकोज को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, पौधों में हर हिस्सा आजादाना तौर से ऑक्सीजन हासिल करता है। तो पौधों में हर हिस्सा, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ते हो, तो पौधे का हर हिस्सा आजादाना तौर पर ऑक्सीजन को हासिल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। नेक्स्ट, स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होता है। तो यहाँ पर पौधे
जो गैसों का तबादला करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो किसके जरिए तबादला होता है? स्टोमेटा के जरिए। तो ये स्टोमेटा की शक्ल है जिसके जरिए क्या है, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का तबादला करते हैं। नेक्स्ट, पौधों के तमाम दूसरे खुलियों की तरह जड़ के खुलियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि वो तवानाई पैदा कर सकें। जिस तरह से पौधे के दूसरे खुलियों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह से जड़ के खुलियों को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ताकि वो तवानाई पैदा कर सकें और अपना काम अंजाम दे सकें। तो जड़ें किस तरह से तनफुस करती हैं? तो पौधे हवा को मिट्टी के जर्रात में मौजूद हवाई खलाओं से हासिल करते हैं। तो जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं, ये जड़ बाल हैं और ये मिट्टी के जर्रात हैं, और मिट्टी के जर्रात के दरमियान में जो खाली जगह देख रहे हैं, ये हवाई खला है। तो इस हवाई खला के जरिए क्या है, पौधे ऑक्सीजन को हासिल करते हैं या हवा को जज्ब करते हैं। इस तरह से जो जड़ें हैं मिट्टी से हवा को जज्ब करती हैं, यानी मिट्टी के दरमियान में जो हवाई खला होती है, उस हवाई खला से ऑक्सीजन भरी हवा को वो जज्ब करते हैं और उसका इस्तेमाल तवानाई पैदा करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सबक यहीं पर मुकम्मिल होता है। तो आपने क्या सीखा? तनफ्फुस एक अहम हयातियाती वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक अहम हयातियाती अमल है। अगर हम इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो तमाम जिंदा अज़ुयों को अपनी बका के लिए ज़रूरी तवानाई हासिल करने के लिए तनफ्फुस की ज़रूरत होती है। यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको ज़िंदा रहने के लिए क्या है, जो तवानाई की ज़रूरत होती है, और वो तवानाई को ग़िज़ा से हासिल करने के लिए क्या है, तनफ्फुस की ज़रूरत होती है। तो ग़िज़ा से अगर हमें तवानाई हासिल करना है तो हमें तनफ्फुस की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो सबक था उसमें तनफ्फुस की अहमियत, तनफ्फुस हम क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसके अलावा दीगर जानदारों में तनफ्फुस किस तरह से होता है, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, हमने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सबक आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सबक का दूसरा और आखिरी पार्ट था यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त और अहबाब में, सहेलियों में, 7वीं और 8वीं जमात के तलबा में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारे इन वीडियो से इस्तेफ़ादा करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल की हर नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।